मैं और मेरा भाई विशाल जिगर मोदी जो बना था उसमें, हम दोनों ऐसे बैठे रिक्शा में ऑटो में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं यार कि यार हमारा शो कैसा ही होगा यार। कहता क्यों, मत तू भी पंजाबी साले मैं ही पंजाबी, ऊपर गुजराती शो, हाँ गुजराती शो, और 7 बजे आएगा, घंटा कोई देखेगा 7 बजे साला, कोई कौन देखेगा। वहाँ 3 महीने चलेगा भाई ये शो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाला ये शो। कहता हाँ यार बट ये नाजिम हमें लोग पहचान लेगी, बट बहुत अच्छा था वो, चला शो ने बहुत इज्जत दी, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। हाँ। बहुत अच्छा शो था। उसने इतनी शोहरत दी हमें, इतनी इज्जत दी, इतनी प्यार दिया इंडिया से भी, अब्रॉड से भी। और मुझे अभी भी याद है कि हम यूरोप में शूट कर रहे थे, ये साथ हमारा साथ है का, वहाँ पे 2 फिरंग आई थी और उसने बोला था, और मैं और गोपी जो जिया मानिक है, वो लेडी आती है कहती, हे लेडी आर यू गोपी मोदी, आर यू गोपी मोदी। So then I realized कि यार हमारा शो कितना बड़ा हिट है कि लोग हमें अब्रॉड में मतलब जिनको पता ही नहीं वो भी जाते, बिकॉज वो शो का हाइप ही बहुत था। टीवी में आप जब तक जिंदा हो तब तक दिखते हो तब तक ठीक है, जिस दिन आप टीवी से हटोगे लोग आपको भूल जाएंगे। आप अभी तक दिख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात। अब मुझे वही तो कह रहा हूँ, बिकॉज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बार बार वो शो चलता है। वो शो के बंद हुए भी 6 साल हो चुके हैं, 2017 में शो बंद हुआ था। बट ये जर्नी ऐसे नहीं है जितनी मैंने इजीली बता दी है, इसमें बहुत सारा बहुत गाली खाई हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों की मिन्नतें की हैं। आपकी ऑन सेट केमिस्ट्री कैसी थी? अभी भी बात होती है आपकी उन सब? सबसे अभी कल ही रेडियो मिर्ची पे मैं जिया को मुर्गा बनाने वाला था। ओके। तो उसने पहले फ़ोन नहीं किया, उठाया, फिर उसका फ़ोन आया, फिर हमने नहीं उठाया, फिर उसका मैसेज है कि आई मीन जुम्बा क्लास, मैं 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी। तो फिर रात को मैंने जो मेरी हमारी फिल्म की अदिति हीरोइन है उसके सामने मुझे फ़ोन है, फिर मैं उसको बताया कि यार हम लोग ना तुझे ऐसे मुर्गा बनाने वाले थे। कि अच्छा तू अभी मुर्गा ही बनाएगा मुझे। भाई सबसे ही बात होती है। मेरा देबुलीना का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था एक बार। तो ऐसे कुछ बात थी तो मैंने उसको गाली वाली दे दी थी, तो बात नहीं हुई फिर। बट हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी और ऑफ स्क्रीन हम लोग बात ही नहीं करते थे। हमने 1 साल तक 6-8 महीने तक बात ही नहीं की। जब वो शो बंद हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? बुलाते ही नहीं थे जल्दी लोग यार कि ये तो बहुत महंगे एक्टर है यार। अपने आप में काइंड ऑफ हाँ वो भी है कि यार ये तो बहुत महंगे एक्टर हो गए यार, 2-2 लाख रुपए लेंगे भाई। जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ टचवुड ये साथिया, विद इन मंथ मुझे बिग बॉस की ऑफर आ गई। अब आपको ऑफर आएगा बिग बॉस से, आप जाएंगे? सच बताऊं? सच बताना। हाँ। कसम से? हाँ कसम से। माँ कसम, पापा कसम। पापा कसम। मुझे हर साल ही ऑफर आती है। तो जाते क्यों नहीं? बिजी बंदे हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता। बिजी बंदे। दिल्ली और बॉम्बे मैनू इदां लगदा सी कि जिवें मेरी मासी दा घर है। ओके। इन्ना नेड़े लगदा बिकॉज मैं दिल्ली चंडीगढ़ तो सिर्फ बॉम्बे ऑडिशन देन जांदा सीगा, ऑडिशन दे के वापस आंदा सीगा, बिकॉज मेरी जॉब भी सीगी, 15,000 मेरी सैलरी सीगी, ऊपर दी मैं इंस्ट्रक्टर सीगा। अपने खर्चे तो जांदे सी? अपने खर्चे दी सारा कुछ करदा सी, सारा कुछ A to Z। बस वो मैंने फ़ोन करते थे कि नाजिम ये ऑडिशन है भाई, तेरा लुक जा रहा है इसमें और तू आ जा। मान लो कल ऑडिशन है मेरा, 12 बजे बुलाया मैनू, तो मैं चंडीगढ़ तो रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, 6-6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ जॉब पे शाम की जी ड्यूटी होती थी मैं वो जाके स्टैंड आउट। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि ऑडिशन दिया भी नहीं होता था मैंने, कि वो बोलते थे यार आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कैमरे वाला नहीं है, तो मैं वापस आता था। क्योंकि आई थिंक जितनी मेरी सेविंग थी सारी ट्रैवलिंग में ही ख़त्म हो गई वो। ये 1 साल अच्छी रूटीन चल रही थी मेरी, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत सच में पहले शुरू में तकलीफ होती यार, मतलब पैसे ख़त्म हो गए यार, अब किससे लूँ। कोई दोस्तों को बोलता था मैं, कभी फ्रेंड्स को, मेरी सिस्टर को बोलता था जो चंडीगढ़ वाली है यहाँ पे, उससे पैसे लेता था। तो अभी भी मुझे याद है मेरे दोस्त बोलते थे कि यार इतनी मेहनत तू करता ना यार, अगर तू नहीं बनेगा ना दुनिया में कोई माइकल आल नहीं बन सकता। तो मुझे जब बोलते थे ना, देन आई रियलाइज कैसे करता मैं
कि यार साली इनकी भी दुआ लगेगी, बिकॉज वो देखते थे सर्दी गर्मी बारिश कुछ हो, ये बंदा निकल जाता है यार अपना। मैं आपसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि रसोड़े में कौन था, पर मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, तो ये है आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग? यस, दिस इज माय इम्पोर्टेंट मीटिंग। ओके तो एमजी के लिए ग्रीन टी लाओ यार। लाओ भाई ग्रीन टी लाओ, पहले तो ग्रीन टी पिलाओ मुझे। आएगी ग्रीन टी आएगी। चलो जोक सपाट, ਆਪਾਂ ਗੱਲ करते हैं, बात शुरू करते हैं आपके करियर से। हाँ, आपने अपने करियर में आपका पहला सॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग साबरकोटी जी का था, यस। है ना? तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग टू मुंबई? साबरकोटी जी का जो सॉन्ग था, बहुत मतलब hit song था बहुत, वो। हाँ बहुत हिट सॉन्ग था, और जो मुझे मिला भी बहुत ही मिरेकल था उसमें। कैसे? वो मिरेकल ये था कि मनोज पुंज जी का भोग था अपने ये जो गुरुद्वारा है ना मोहाली में, अपने सिग्नल पे कौन सा गुरुद्वारा? सुहाना गुरुद्वारा, यस। तो वहाँ पे आई थिंक उनका ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। सो मेरे जब मैं जिम इंस्ट्रक्टर होता था बॉडी स्केम अपने 34 में, तो वहाँ पे एज एन एक हमारे क्लाइंट आते थे जो बहुत क्लोज थे मेरे, चिंटू बाजी। उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं। आई थिंक मेहंदी वाले हाथ पंजाबी फिल्म, उनमें थे वो, शायद एज एन प्रोड्यूस किया था या कुछ तो थे, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद। हाँ बट वो जानते थे मुझे, वो जिम में आते थे। जिम से आने से पहले एक मेरे पाजी थे अपना, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है नाज़िम, मैं कुछ भी होगा तेरी हेल्प करूँगा। तो मनोज पुंजी जी का वो था, भोग था जी। तो मुझे वहाँ बुलाया था उन्होंने कि नाज़िम आ जाए, यहाँ पे काफ़ी सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं और मैं तुझे रिम्पी प्रिंस से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो अभी मुझे याद है कि मैं गया था जी वहाँ पे, संडे का दिन था, और गया जब मैं, तो रिम्पी पाजी थे वहाँ पे। रिम्पी प्रिंस जी बहुत बड़ा नाम थे उस बहुत टाइम बड़ा पे, नाम है, हाँ। अभी भी काफ़ी बड़ा नाम है उनका यार। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे आई हैव लॉन्ग हेयर, मतलब बड़े बाल थे मेरे और अच्छी खासी बिल्ड थी। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते यार ये अपना मुंडा दोस्त है नाजिम, तो इन्हें एक काम करना है तेरे गाने विच, जे कोई इस तरह का कोई गाना होवे तेरे इहदे लायक तो देख ली, इन्हें बुला ली। मैंने देखा तो अच्छा ठीक है, शाम को कोठी ते आ जी। अच्छा मैं क्या कोठी था जी, ऐसे लगता है जैसे कोई काते बुला रहा है। तो वो एक जिस तरीके से उन्होंने मतलब बात की थी ना, तो मुझे ना एक होता है हर इंसान को अपने एटीट्यूड में रहने का, मैं ऐसे ही हूँ, आई एम प्योर, मतलब ब्लंट और प्योर हूँ मैं। तो मैंने देखा कि यार ये तो साले, क्योंकि उनकी बातें सुनी थी मैंने, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं हर किसी को, कोठी पे आज मैं बुलाता हूँ, या मैं कोठी पे बुलाऊंगा तुझे, या अपनी पिक्चर भेज रहा कोठी पे। कोठी वर्ड था ना जो उनका, वो स्पेसिफिक, वो एक तकिया कलाम था उनका। हाँ, वो कोठी पे आजी, वो कोठी पे आजी। तो मुझे भी ऐसे ही बोला कोठी पे आजी। तो मैं क्या अभी छोड़ना, कोठी पे जाएंगे, कोठी पे कोई नहीं जाएंगे हम। तो शाम को भाई उस दिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी मैच था, और मुझे अभी भी याद है मैं अपने दोस्त के साथ मैच देखने जा ही रहा था। अभी जैसे ही मैं ग्राउंड में एंटर करने लगा था, हमने पार्क में गाड़ी खड़ी कर, जैसे ही मैं एंटर करने लगा तो चिंटू भाजी का फोन आ गया मुझे। भाजी कहते नाज़िम कितने तू? मैं भाजी मैं मैच देखने और साला तेनू कहते रिम्पी भाई ने बुलाया सीगा तेनू, वो घरे तेनू अपने। और मैं छड्डो भाजी यार ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, और ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, 70 ਸੈਕਟਰ रहेगा, पता नहीं 70 ਸੀ 69 ਸੀਗਾ। मैं कहा चला जी, मैं ठीक है जी मैं चल जाना। मैं उत्थे चला गया जी। मैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उनके घर के पास, तो बाहर एक लंबा सा गोरा चिट्टा लड़का, बुलेरो गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठने लगा। तो मैंने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी पाजी यहाँ पे रिम्पी प्रिंस का घर कौन सा है? कहता यही है। कहता तू किहड़े मिलना है? माई मैं रिम्पी भाई ने मिलना। कहता मैं प्रिंस है, रिम्पी अंदर है।
ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰਿੰਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2005 ਦੀ, ਓਕੇ 2005 ਦੀ, 5 ਆਈ ਥੀ 5 ਜਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਝੂਲੇ ਪਰ ਐ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, तू आया क्यों नहीं? मैं जैसा हूँ ब्लंट, माँ पाजी मुझे लगा जैसे आप हर किसी को बोलते आ जा भाई कोठी पे आके मिल लियो, तब ऐसे ही माँ मिलने लग गया। कहता अच्छा तेनू बड़ा लगता सालिया दस। कहते मैं एक गाना कर लग्या, गाना बहुत वड्डा है ठीक है, तो पर उस तो पहला हूँ तू मेरा टैसट लगता है, हूँ मैं तेरा टैसट लूँगा। मैं अच्छा ही लै लो जी। कहते तू रहना कितने है? भाई मैं 34 च रहना, 34C च। कहता अच्छा फोटोज ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ था, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ? ਹਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਟਾਈਪ, ਫਸਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਦੇ, 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 17-18 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 4-5 ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ 18 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ 30 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ 37 ਜਾਂ 38 ਜਾਂ 39 ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਹਾਂ 38 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ। 34 ਸੈਕਟਰ ਗਿਆ, 34 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ, 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗੈਸਟ ਸੌਂਗ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਸੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ, ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ? ਬੰਬੇ ਜਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2006 'ਚ ਬੰਬੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ 2007 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2008 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2008 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਡੀਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗਸ, ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ, ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ,
ਪਰ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦ ਬੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2008 ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2008 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2008 ਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਚ, ਓਕੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਾ ਮੈंने ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ 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 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਬੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੰਬੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਸੀਗੀ। 15,000 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ सारा कुछ A to Z। बस वो मैंने फ़ोन करते थे कि नाजिम ये ऑडिशन है भाई, तेरा लुक जा रहा है इसमें और तू आ जा। मैं की करता ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ 11 ਵਜੇ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ओ माय गॉड स्टैंड आउट। आप बता रहे हो अभी नॉर्मल लग रहा है क्योंकि आप नॉर्मली बता रहे हो, बट आई कैन रिलेट कि कितना ज़्यादा ये आना जाना ये स्ट्रगल होता है। उसके बाद वहाँ पे लाइंस में खड़े होना, ऑडिशन देना, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि ऑडिशन दिया भी नहीं होता था मैंने, कि वो बोलते थे यार आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कैमरे वाला नहीं है, तो मैं वापस आता था। तो बट ये मेरी रूटीन हो गई थी। हाँ ये 1 साल अच्छी रूटीन चल रही थी मेरी, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत सच में बहुत पहले शुरू में तकलीफ होती यार, बहन मतलब पैसे ख़त्म हो गए यार, अब किससे लूँ। कोई दोस्तों को बोलता था मैं, कभी कभी फ्रेंड्स को, मेरी सिस्टर को बोलता था जो चंडीगढ़ वाली है यहाँ पे, उससे पैसे लेता था, फिर भाई से भी ले लेता था, फिर 2-3 दोस्त थे मेरे जो बाहर रहे उनसे भी पैसे मंगवा लेता था जी। फिर ये सिलसिला चलता रहा, चला 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 सिलसिला। फिर कितना टाइम? 1 साल चला पूरा सिलसिला, 1 साल ऐसे ही चला। पूरा 1 साल ऑडिशन दिए, सिर्फ ऑडिशन दिए, उससे पहले भी ऑडिशन चल रहे थे मेरे। लेकिन ये तो 2006 से तो ऐसा था कि ऑडिशन तो चालू ही थे, लेकिन ये 1 साल ऑडिशन ऐसे थे कि दिल्ली बॉम्बे चंडीगढ़, दिल्ली बॉम्बे चंडीगढ़, मतलब बॉम्बे के मेरे महीने में 1 चक्कर तो होता था पक्का। जहाँ पे मुझे भी ऐसे होता था कभी कभी, शुरू में तो मैं सारे ऑडिशन देने चला गया था क्योंकि आई थिंक जितनी मेरी सेविंग थी सारी ट्रैवलिंग में ही खत्म हो गई वो। लेकिन जब फिर थोड़ी सी समझ आ कि यार ये लुक में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये इसमें मैं नहीं फिट हूँ, तो मैं वो देखता था फिर। बट फिर भी दिल्ली के 3-4 चक्कर होते थे मेरे, और बॉम्बे का 1 चक्कर तो पक्का, 1 से 2 तो पक्के होते, लेकिन 1 तो फाइनल था मेरा। तो दिल्ली का भी ऐसे ही था सिलसिला जी कि सुबह बुलाते थे मुझे कि भाई हम बॉम्बे से टीम आ गई हमारी, है ना, हम सुबह 11 बजे ऑडिशन कर रहे हैं, तो तू आ जा, तू कहाँ पे है? मैं बोलता चंडीगढ़। अच्छा तो आप आ जाओ कल बॉम्बे आ जाओ, चंडीगढ़ दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पे हम रजौरी वहाँ पे हैं, या कोई ताज में है या हयात में है, या फिर जितनी 5 स्टार वहाँ पे ऑडिशंस करते थे वो, क्योंकि बहुत सारी मॉडल्स सारा कुछ होता था वहाँ पे। सो मैं बाहर जाता था जी, मैं रात को ऐसे ही होता था मेरा कि रात को जैसे ही मेरा ख़त्म होता था जिम से, जॉब ख़त्म होती थी, मैं घर जाता चेंज करता था। अगर दिल्ली का तो फिर ऐसा होता, दिल्ली का होता था तो मैं रात को 3 बजे निकलता था, बस पकड़ता था बस स्टैंड से, और आई स्टे इन सेक्टर 8C। तो अभी भी मुझे याद है, मेरे दोस्त बोलते थे कि यार इतनी मेहनत तू करता ना यार,
अगर तू नहीं बनेगा ना दुनिया में कोई नहीं बन सकता। कोई माइकल आल नहीं बन सकता। और मैं सच में मैं उनको सुनता था ना, बिकॉज मैं ना कभी किसी के सामने रोया नहीं हूँ। मैं अकेले में बैठ के बहुत रोता हूँ, अभी भी कभी भी जब भी मैं दिल करता है मैं रो लेता हूँ, बट मैं कभी किसी के सामने नहीं रोता हूँ। वो बहुत रेयर होगा कि मैं कभी ऐसे कुछ हो कि बहुत किसी के सामने मेरी आंखों में पानी आ जाए। मैं सामने ही रोता हूँ, मैं बहुत अलग इंसान हूँ। तो मुझे जब बोलते थे ना, देन आई रियलाइज कैसे करता मैं कि यार साली इनकी भी दुआ लगेगी, बिकॉज वो देखते थे सर्दी गर्मी बारिश कुछ हो, ये बंदा निकल जाता है यार अपना, और उतनी एनर्जी है इसके अंदर, उतना ही फन करता है, उतनी हमारे साथ बैठता है, उतनी खाता भी है, सब मैनेज करते ही नहीं है। क्योंकि वो एक पेन है ना अंदर की, यार अब नहीं किया ना फिर कभी नहीं कर पाएंगे। पूछते नहीं थे कि आपने क्या किया है, क्या काम किया आपने पहले, ऐसा कुछ नहीं पूछते थे? क्योंकि मैंने ये सुना है कि मुंबई के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बड़ा रहता है कि अगर सॉन्ग वाले मॉडल्स हैं तो उनको इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉकिंग अबाउट लास्ट 10 years बैक, 15 years बैक। तब ऐसा नहीं था? नहीं, तब ऐसा था, लोग पूछते थे आपने थिएटर किया हुआ वो, तो लोगों को पता चल जाता है, इतनी तो रिस्पेक्ट लोग करते हैं। मैं भी समझ जाता हूँ कि ये अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, इसको हिंदी नहीं आती है, कि इसको वो लैंग्वेज नहीं आती। अभी हम अब्रॉड गए थे, जैसे यूरोप गया था मैं शूटिंग के लिए अपनी साथ निभाना साथियों की, तो वहाँ पे वो जो यूरोपियन लोग थे वो हमेशा बोलते कि डोंट टॉक टू इंग्लिश, ओनली फ्रांस, ओनली फ्रांस, आई डोंट टॉक टू इंग्लिश, आई डोंट टॉक टू इंग्लिश। सिन वो हम सोचते कि यार ये इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं? बट उनका कहना यह है कि हम आपकी लैंग्वेज या किसी कंट्री की लैंग्वेज क्यों बोले भाई, हम अपनी जो लैंग्वेज है वो उसको आगे रखेंगे। तुम हमारी कंट्री में, तुम हमारी कंट्री में हमारी लैंग्वेज सीखो ना, हमारी बात साथ करो। इतना ठीक है, हेल्प सॉरी वो ठीक है, चल जाएगा, हेल्प मांगनी है तो पूछो, हम बता देंगे, बट बातें करने उसके लिए आपको हमारी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो मैं वही चीज़ होती, जब डायरेक्टर वहाँ मिलते थे तो पूछते थे कि भाई इतनी बॉडी तूने बना ली, इसको करेगा क्या तू? क्योंकि शुरू में तो ऐसे ही होता ना, जब जहाँ जाता था मैं, नहीं भाई ये बॉडी तो नहीं चलेगी, नहीं भाई ये बॉडी तो नहीं चलेगी, शक्ल चल जाएगी बॉडी नहीं चलेगी, शक्ल चल जाएगी। क्यों नहीं चलेगी? बॉडी बहुत ज़्यादा, मैं मतलब मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता था, और मैं मिस्टर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रहा हूँ, मिस्टर इंडिया खेला हूँ, मिस्टर पंजाब खेला हूँ मैं। तो अच्छा, उनको ये होता था कि हमारे कैरेक्टर के साथ नहीं कैरेक्टर है वो, वैसे बिना के देखा जाए तो इतनी बॉडी नहीं चलती इंडस्ट्री में, लीन लुक चलती है, मस्कुलर चलती है, बिकॉज वैसे अब मुझे हमें पता चला, मुझे 3-4 साल बाद जब मैं इंडस्ट्री में काम करने लग गया था, क्योंकि वो स्टिफ हो जाती है बॉडी, मुड़ते ही नहीं है, हाँ, मुंह बना लेगा, पर वो जो एक्शन रिएक्शन है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान एक एक्टर के लिए, तो वो आपकी आंखों और आपके अंदर से वो नहीं चाहिए, ना कि आपकी बॉडी बोलती है। जब आपके अंदर चीज़ जाएगी ना, एज एन जो फ्लो होता है एक एक्टर का, जब वो आपके अंदर जाएगा ना एज एन एक्टर, तो आपकी बॉडी अपने आप हिलेगी। वो जो होता है ना कथक कैसे नाचते हैं, वो बेली डांस वाले कैसे वो अंदर से नाचते तो उनकी बेली नाचती है ऐसे, वो नहीं हिलाते, वो अंदर से नाचते तो वो शिवरिंग करती है बॉडी उनकी, वो कंट्रोल होता है आपकी बॉडी का, अपर बॉडी नहीं हिलती, लोअर बॉडी नहीं हिलती, सिर्फ आपका टमी हिल रहा है, हाँ ना। तो वो कंट्रोल जो है ना वो एक्टर की ज़िंदगी में होना चाहिए, वो कंट्रोल, वो लहजा, वो ज़ुबान, वो शब्द, वो जो आप बोलते हो, वो कंट्रोल कितना कि हाय, तो हाय पे ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके आगे हाय नहीं चलनी चाहिए। जो सिंगर्स से सीखने को मिलता है, कि एज एन एक्टर से सीखने को मिलता है, जो शायरी लिखते हैं या जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, जैसे शाह लुधियानवी है ना, और हरिवंश राय बच्चन है, प्रेमचंद की जितनी संपूर्ण कहानी है मैंने वो बहुत पढ़ी, अलिफ लैला मैंने बहुत पढ़ी है, बिकॉज मैं उर्दू पढ़ा हूँ। हाँ मलिकुल्ला से हूँ तो मैंने उर्दू भी पढ़ी है, तो वो बहुत काम आती है। तो ये लहजा जो है ना वो चीज़ है, तो वो काम ही नहीं आती थी बॉडी आपको, फिर वो कहते हैं ये बॉडी नहीं चाहिए हमें, शक्ल अच्छी है यार, तू अपनी बॉडी कम कर। तो 3-4 साल तो मैंने बॉडी कम करने में लगा दिए थे, क्योंकि उतना वो बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए। टाइम पीरियड चला 1 साल, तो आपका पूरा अप डाउन ऑडिशंस ये सब, उसके बाद आप बोल रहे हो 3-4 साल अपने बॉडी कम करने में। हाँ, उसका भी बहुत बड़ा वो है कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि ये जो मेरी जर्नी चल रही थी 2008 से 9 तक, जो जर्नी चल रही थी वो ऐसी चल रही थी, मतलब फट्टे वाली। अब मुझे बड़े मज़े आ रहे थे गर्मी में भी, हाँ, वो गर्मी हो सर्दी हो, स्ट्रगल करने का अलग ही मज़ा आता है सच में। बिकॉज जब आपको सारे लोग बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्या भाई वहाँ रखा है, तू यहाँ क्यों बैठा है, तू यहाँ क्यों कर रहा है, ये नहीं है तेरे लिए, ये नहीं है तेरे लिए, उस जगह से आप हट के जब आप अपनी एक
जगह बनाते हो या अपनी जर्नी शुरू करते हो, कुछ लोग आपके दो ऐसे वेल विशर होते हैं हाँ, जो आपको बोलते हैं कि यार इनको भूल जा भाई, यू मार्क माई वर्ड्स, तू बनेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। अगर तुझे यकीन है ना अपने आप उस पर, तो तू बनेगा। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे यतिन आलूवालिया हैं, हाँ, दिल्ली के एक फोटोग्राफर है और एक मेकअप मैन है। तो वो शूट करते हैं, प्रिंट शूट करते हैं आई वो। नो आई नो, हाँ ना? मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है सारे जब print तक ना- industry, हाँ, आई नो। तो उसकी जर्नी तो अलग ही है। बट उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमने तेरी पिक्चर देखी है नाज़िम और हमें बड़ी अच्छी लगी हैं, और भाई हम तेरे साथ शूट करना चाहते हैं, पैसे हम कुछ नहीं देंगे, अच्छा, तू शूट करेगा। देखिए वो शूट क्या है ना, वो हम जो फोटो खींचेंगे वो तेरी ब्रंच जो आता है ना, पेपर न्यूज़पेपर में आता है ना संडे के पेपर दिन, ब्रंच मैगजीन, तो उसमें फ़ोटोज़ आएंगी। जब उसमें फ़ोटोज़ आएंगी तेरी पर पूरा इंडिया देखेगा, ओके, है ना, पर पैसे हम कुछ नहीं देंगे। मुझे था कि यार इंडिया देखो संडे के दिन आता है ब्रंच सिर्फ। मैं कहा ठीक है भाई। मैं गया जी, मैंने फ़ोटो शूट किया उनके साथ, आके वापस आ गया मैं। तो वो संडे के दिन फिर जब वो मैगजीन रिलीज़ हुई तो बहुत लोगों ने देखी, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के ही मुझे फ़ोन आए थे। वो खैर अलग बात है, वो किसी दिन और हम बात करेंगे। वो अलग जर्नी है। तो फिर वहाँ से मुझे आज भी कर सकते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। नहीं उसके लिए वो थोड़ा सा इस हाँ, मैं समझ गई, हाँ। अनप्रोफेशनल हो जाएगा वो थोड़ा सा, बिकॉज मैं अभी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। हाँ, वो ऐसे बहुत सारे लोग मैं मिलते हैं समझ गई, छोटे हाँ। मोटे जो आपको मिसयूज़ करना चाहते होते हैं ना, हाँ। जो गलत राय देते हैं आपको गलत कामों पे। तो मैं आई डोंट केयर हिज, जस्ट एक ही वर्ड है कि बाकी ऊपर वाला उनकी भी जी ज़िंदगी अच्छी रखे, है ना, और हमारी भी ज़िंदगी अच्छी रखे। हमने भी जो गलती की हैं ऊपर वाला वो भी माफ़ करे, और जिसने हमारे साथ गलत किया ऊपर वाला उनको भी माफ़ कर दे। माफ करें, हाँ, तो मुझे अभी भी याद है कि यतिन आलूवालिया का मुझे फ़ोन आया, उनका प्रिंट शूट हो गया मेरा। फिर उनका 15-20 दिन बाद फ़ोन आया, और ये टाइम चल रहा था जून 2009 ओके, 2006 से चीजें चल रही थी। या 2008 से 8 चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन रही जो मैं थी, गया था बॉम्बे वापस हाँ, आया, हाँ, हाँ। ये 2008 की बात है। 2008 27 जून को मैं वापस आ गया। हाँ, हाँ, और जब मुझे दोबारा फ़ोन आया यतिन आलूवालिया का, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून चल रही थी 2009, ठीक है। और मुझे अभी पूरी तरह याद है, मेरी सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें मैंने एकदम लिख के नहीं दिल में बसा रखी है अपने। बहुत बड़ी जर्नी है मेरी अपनी एक। तो अभी मुझे याद है कि उनका फ़ोन है, मुझे फर्स्ट वीक मुझे कहते भाई तुझे फ़ोन आया क्या स्टार प्लस वालों का। ओके, अच्छा, वो बोल रहे हैं कि उनको हमारा नंबर दूँ। तो मैं ठीक है मैं बात कर लूँगा जी, मैं नंबर दे दो। पहले मुझे यकीन नहीं है, फिर उसने मुझे नंबर दिया, फिर मैंने उनसे बात की। उस लड़की का नाम था अदिति, अदिति नाम था उसका, वो स्टार प्लस की क्रिएटिव हेड थी। और उसने मुझे फ़ोन किया कि नाज़िम, ना यस हाँ मैंने नंबर दिया था उनको, कहती आई यू इंटरेस्टेड फॉर टीवी। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर अच्छा मिलेगा मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियोस भी करने लग गया था, पंजाबी अच्छे खासे, और जिम भी अच्छा खासा मेरा चल रहा था, जिम से भी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। मतलब कुल मिला के उस टाइम पे मैं 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था महीने के। स्टेबल थी लाइफ। स्टेबल थे, मतलब बढ़िया ज़िंदगी थी यार। हाँ, सुबह उठ के जिम जाना, 10-11 बजे तक फ्री हो जाना, फिर गेड़ी हमारी चंडीगढ़ में मज़े मारे दोस्तों के साथ। देन उसके बाद फिर शाम को फिर जिम में ही सारा क्राउड होता, बिकॉज हमारा जो जिम था बॉडी स्केप बहुत ही उस टाइम का वन ऑफ द सेकंड फिटनेस के हिसाब से अगर देखा जब, और क्रीम क्राउड के हिसाब से वन ऑफ द सेकंड जिम था, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ओजोन था सेक्टर 9 वाला, उसके बाद हमारा बॉडी स्केप था। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून की बात है, मुझे अभी भी याद है। उनका फ़ोन आया, मेरी अदिति से बात हुई सेकेंड वीक ऑफ जून, नहीं हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जून ही बात हुई थी उससे मेरी। ये बात हुई थी मेरी उससे सेकेंड जून को, सेकेंड जून को मुझे कहती मैं दिल्ली आ रही हूँ अपनी टीम के साथ, क्योंकि स्टार इंडिया का ऑफिस दिल्ली में भी है। इफ़ यू कंफर्टेबल यू कम टू दिल्ली और गिव मी ऑडिशन। तो तू मुझे बता, तू आ सकता है, और हमारी टीम जो आ रही है वो 5th 6th 7 8 और 9, हम लोग 4 दिन है यहाँ पे। तो तू बता कभी। मैं हाँ मुझे बताओ कभी। तो कहीं तू ऐसा कर 8 तारीख को आ जा। पहले उसने 8 तारीख मैंने फ़ोन किया, मैं ठीक है। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कि तू ऐसा कर 5 तारीख को आ जा।
माँ मैं 5 को भी आ जाऊँगा। मैं 5 को गया जी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने ऑडिशन दिया, मुझे कहती जी आई रियली लाइक इट, और अब हम टच में रहेंगे ऐसे फ़ोन पे, और जैसे ही कुछ होगा मैं तुझे बताऊँगी। और ये बात है 5 जून 2009, और उसका मुझे दोबारा फ़ोन आता है 2009 26 जून को, ओके है ना। 26 जून 2009 को मुझे फ़ोन आता है शाम को, आई थिंक 6-7 बजे तक फ़ोन आता है। मुझे कहती भाई हमारा एक शो आता है शौरा सुहानी, और स्पेयर ओरिजिन का शो है और स्टार पे आता है, उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर्स आ रहा है। तूने बोला था नाजिम कि या तो तू लीड करेगा या नेगेटिव करेगा, तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है, तू करेगा? हाँ मैं कर लूँगा। अच्छा है? कहती हाँ बहुत अच्छा है, और तेरी एंट्री भी अच्छी होगी, हम अच्छा करेंगे, और हमें ऐसे ही लड़का चाहिए जिसकी बिल्ड हो अच्छी खासी हो। अच्छा ठीक है जी। वो किया, वो करने के बाद कहती पैसे माँ पैसे आप बताओ मुझे। कहती 10,000 पर डे, हाँ नहीं कहती 10,000, मगर 10,000 महीने के, वो कहती नहीं यार 10,000 दिन के। मैं क्या यार, जहाँ महीने के 15,000 मिलती है वो रोज के 10,000 है। सो मगा हाँ आ रहा हूँ मैं। तो मैं 2008 को 27 जून को वापस आया था, और 2009 को 27 जून को मैं बॉम्बे चला गया। वाओ। और जाते ही मैं वहाँ गया 27 जून को, मैं दोपहर मैं इतना एक्साइटेड था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग के मैंने फ़्लाइट करवाई, वही सेम रूटीन, रात को 12 बजे निकला, क्योंकि सुबह 6:30-7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली से। तो मैं रात को कोई 11:30 निकला, वही रूटीन अपनी, रेडी शेडी होके एकदम। और मेरे दोस्तों ने, मुझे अभी भी याद है, सारे जितने दोस्त मेरे रूममेट थे उन सब ने मुझे बोला था कि भाई अब तो वापस नहीं आएगा। हाँ कहते अब तो वापस नहीं आएगा। तो मैं गया, सुबह की फ़्लाइट पकड़ी, जबकि मेरा कॉल टाइम था 11 बजे का। तो उसने अपने वहाँ के ऑफिस का नंबर दे दिया, उनके क्रिएटिव हेड का नंबर दे दिया, शो के सबका दे दिया मुझे। उससे बात हो गई मेरी, कोई आई थिंक दीपक नाम था उस बंदे का, और मुझे अभी याद दीपक पता नहीं था, दीपक नाम था उसका शायद। तो उसे नंबर दिया, और मैं सुबह 6:45 की मैंने फ़्लाइट पकड़ी, और मैं 9:15 9:30 में एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचते बाहर निकलते मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मैं बॉम्बे आ गया हूँ। कहता भाई तुझे 11 बजे बोला। मैं भाई मैं तो एयरपोर्ट खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ अभी? कहता ऐसे कर मैं गाड़ी भेज दो, तू ऑफिस आ जा भाई, वहाँ आके चाय वाय पी, हम आते हैं। हमारे ऑफिस तो 11 बजे खुलते, तू आके 9:30 बजे, मैं क्या करूँगी इसमें? तुझे ही बोल रहा। टाइम के भी बहुत पंक्चुअल है हाँ ना? नहीं, टाइम के पंक्चुअल तो 10-15 मिनट इधर होते जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, लेकिन वहाँ ऑफिस जो होते हैं लोगों के 11 बजे तक तो नहीं खुलते, लोग आते ही नहीं है। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, 10-10:30 के बाद, 11 बजे के बाद ही मिलेंगे आपको। ये फाइनल है। और अगर बहुत कोई ज़रूरी हो तो वो रख लेते हैं टाइम, नहीं तो 11 बजे के बाद। तो उसने मुझे गाड़ी भेजी, फिर मैं गाड़ी से वहाँ गया जी। मुझे जाते थे 10:30 पौने 11 हो चुके थे। फिर मैं वहाँ जाकर मैं चाय वाय पी हूँ, वो तब तक वो आगे थे। फिर ऑडिशन हुआ, फिर मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मुझे थोड़े दिन रहने के लिए एक रूम भी दिलवा दिया था। वहाँ जाके भी ऑडिशन हुआ? वहाँ जाके भी लुक टेस्ट हुआ मेरा। Okay, look मतलब लुक टेस्ट हुआ, जो शो था उन कपड़ों में मेरा लुक टेस्ट हुआ। गुड मॉर्निंग। हाय, ओह माय गॉड, हाय दीदी। तो वो जाके मैंने ऑडिशन दिया जी। ऑडिशन देने के बाद मैं सेलेक्ट हुआ। फिर मैंने वो शो किया शौर्य सुहानी, और शो की टीआरपी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो शो 3-4 महीने बाद बंद हो गया। उसके बाद देन अगेन मैंने स्ट्रगल की, फिर दोबारा फिर स्ट्रगल की। फिर मुझे रिम्पी प्रिंस का एक और गाना मिला, गोगी बैंस का। उन्होंने मुझे बुलाया, पाजी ने मुझे कहा फिल्म हम गाना करें तो आ जा, अगर फ्री है तो। मैं फ्री हूँ जी, मैं वेला हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक शो गया था, अभी 3 महीने चला वो, अब पता नहीं कब होगा। जो पैसे वैसे कमाए थे वो भी ख़त्म हो गए थे। फिर दोबारा स्ट्रगल की, वही जीरो से। फिर मुझे जाके साथिया के लिए, फिर मैं सीआईडी कर रहा था, नहीं सीआईडी नहीं कर रहा था, आहट किया मैंने। आहट करने के बाद मैं ऐसे धक्के ही खा रहा था, ऐसे मीटिंग्स कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे फ़ोन आया कि रश्मि शर्मा का नया शो आ रहा है स्टार के लिए, गुजराती बेस्ड है। आप मुंबई थे तब? हाँ मैं मुंबई, तब मैं शिफ्ट हो गया था। फिर मैं फिर नहीं आया वापस। मुझे कहते ऐसे गुजराती बेस्ड शो है तो आप आ जाओ। मैं गया, ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद सब हो गया। देने के बाद उन्होंने पैसे वैसों की बात की, ठीक है जी। कहते 2 दिन बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और लुक टेस्ट करेंगे। मैं ठीक है। 2 दिन हो गए, वह 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फ़ोन ही नहीं आया किसी का। मैंने फ़ोन किया, कहते भाई किसी और को ले लिया।
मैं चलो गरीबां दे जो भाग। उन्होंने वो किया। उसके बाद फिर एक मैं बालाजी का शो कर रहा था, एकता जी का, एकता मैम का। वो शो बहुत अच्छा था, वो सोनी का शो था। उसमें एकदम रफ लुक चाहिए थी उनको, 4 भाइयों की स्टोरी थी। और चौथा भाई मैं सेलेक्ट हो गया था। उन्होंने सब कर लिया कि भाई ये तू बहुत अच्छा है, बॉडी वॉडी जो हमें चाहिए एकदम घोड़ों की रेंज पे वो काम करता है। एक लड़का वो तेरे ऐसी लुक है उसकी, एक ऑफिसर है और एक घोड़े की रेंज पे काम कर रहा है, एक रॉक स्टार है और एक ऐसी मतलब नॉर्मल सी ज़िंदगी जीता है, काम करता है। वो सबसे बड़ा है जो बहुत ही। और ये चारों भाई अलग अलग हो चुके हैं, लाइक अ करण अर्जुन। और चौथा वह था कि तेरा तो लुक बहुत अच्छा, बॉडी बॉडी में अच्छा, ठीक है भाई सब बढ़िया सब, चलो अब हो जाएगा भाई। फिर रात को 2 बजे फ़ोन आता है एकता मैम के ऑफिस से, बालाजी से, नाजिम सर। हाँ जी, आई एम सॉरी, वो एकता मैम ने ना अपने किसी फ्रेंड को ले लिया। फिर मिट्टी प्लीत होगी। फिर दिवाली का टाइम था, फिर ऐसे ही मैं जा रहा अपने दोस्त के साथ, लोखड़ वाला घूम रहे थे हम। मैकडोनल्ड्स के आगे 2 लड़के खड़ी थी। हाय आर यू एक्टर? माँ हाँ जी। कहती हमारा एक शो आ रहा है कि नया बालाजी का। एक और शो आ रहा है बालाजी का। माँ मैंने अभी तो दिया बात नहीं कि वो नहीं, एक और शो आ रहा है हमारा बालाजी का, तो हम नए फेसेस ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको देखा भी, ऑडिशन तो देते हो आप? कह रही माँ हाँ। तो उसने मेरा लोखड़ वाला मैकडोनल्ड्स के अंदर ऑडिशन लिया। Really? कसम से। तो मुझे दोबारा फिर अगेन फ़ोन आता कि नाज़िम साहब हमारा शो आ रहा है गुजराती स्टार प्लस के लिए, आप करोगे? और माँ भाई 3 महीने पहले इसी शो का मैंने ऑडिशन दिया, तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया किसी और के लिए। कहते भाई वो हमने वो शो शुरू किया था और शो शुरू होने के बाद हमने शो बनाना भी शुरू कर दिया था, 15 एपिसोड भी बन चुके थे। लेकिन स्टार को अच्छा नहीं लगा, स्टार कास्ट, सारा शो स्क्रैप हो गया, पूरे एपिसोड उन्होंने उड़ा दिया, अब दोबारा बना रहे हैं। अच्छा, कहते हाँ। फिर मैं गया, फिर ऑडिशन दिया, फिर लुक टेस्ट 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 दिया। कसम से मोर देन 20-25 लुक टेस्ट। कभी इन कपड़ों में, कभी इन कपड़ों में, कभी इन कपड़ों में। मुझे लगा मुझे लेंगे भी या नहीं लेंगे। तो फाइनली फिर कहते जी आर यू सिलेक्टेड, कल आ जाओ सुबह। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर बताऊंगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें 5,000 पर डे। बागा महीने का 1.5 लाख रुपए। पर इतने गवार थे कि तो उसमें ये भी नहीं पता था कि भाई महीने के 30 दिन होते हैं, लेकिन तुम कितने दिन काम करो ये तो देख लो। तो हमें बोला हुआ था 30 दिन ब्लॉक, 30 डेज ऑफ ब्लॉक, बट हमारा काम होता था 20-22 दिन, कभी 23 दिन, कभी 24 दिन, कभी 18 दिन भी हो जाता था। मैं कहा मैं अपने हिसाब लगाने लग गया, 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख में से 10 दिन निकाल दे तो कितने पैसे बचे। फिर GST ये TDS कटता था। मैं कहा बैंक इससे अच्छा तो चंडीगढ़ में थे यार, इन इतने पैसे उधर भी कमाती था मैं। बट बात ये है कि आपने लाइन कौन सी चूज़ की है, ये आपकी चॉइस है कि आप फेम में, इस जिसमें फेम मिलता है, आप उस लाइन में, इंटरटेनमेंट में आना चाहते हो, आप इस लाइन में आना चाहते हो जहाँ पे शोहरत मिलती है, आपको लोग जानते हैं। और वो शो किया जी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन साहब कुछ हो गया, शो बना शुरू हुआ। मैं और मेरा भाई विशाल जिगर मोदी जो बना था उसमें, हम दोनों ऐसे बैठे रिक्शा में, ऑटो में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं यार कि यार हमारा शो कैसा ही होगा यार। कहता क्यों? मत तू भी पंजाबी साले, मैं ही पंजाबी, ऊपर गुजराती शो। हाँ गुजराती शो। और 7 बजे आएगा, घंटा कोई देखेगा 7 बजे साला, कोई कौन देखेगा? महीने चलेगा भाई ये शो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाला ये शो। कहता हाँ यार, बट ये नाजिम हमें लोग पहचान लेंगे, क्योंकि जो विशाल है ना वो पिछले 6 महीने से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हुआ था इस शो का। मैंने तो सिर्फ 2 महीने पहले छोड़ा था, चलो और कुछ हो गया। कहा तुझे पता नाजी, इससे पहले जो शो बन रहा था उसमें मैं भाई के रोल प्ले कर रहा था, और वो शो स्कैप हो गया। इन्होंने सबको हटा दिया, सिर्फ मुझे रखा है। और आई थिंक जो मेरी एक और कुछ हमारी जो सास बनती है, एक और थी कोई लेडीज़ तो थी, मुझे याद नहीं, उनको रखा है, बाकी सबको हटा दिया। तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी बीवी, मेरी बीवी, तेरा बाप, मेरा बाप, सब हटा दिए इन्होंने। तो आते तो हम पंजाबी थे उसमें, 3-4 जने, तो बाकी सब गुजराती थे उसमें। बट बहुत अच्छा था वो, चला, शो ने बहुत इज्जत दी। बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। बहुत अच्छा शो था।
उसने इतनी शोहरत दी हमें, इतनी इज्जत दी, इतनी प्यार दिया इंडिया से भी, अब्रॉड से भी। और मुझे अभी भी याद है कि हम यूरोप में शूट कर रहे थे, ये साथ हमारा साथिया का। वहाँ पे 2 फिरंग आई थी और उसने बोला था, और मैं और गोपी जो जिया मानिक है, हम यूरोप के पता नहीं सिटी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो वो आई लेडीज़ और हम सड़क पे थे, वो जहाँ पे उसको मैं छोड़ देता हूँ वो लेडी आती है और कहती, हे लेडी, आर यू गोपी मोदी, आर यू गोपी मोदी। सो देन आई रियलाइज का यार हमारा शो कितना बड़ा हिट है कि लोग हमें अब्रॉड में मतलब जिनको पता ही नहीं वो भी जाते, बिकॉज वो शो का हाइप ही बहुत था, बहुत ज़्यादा। और 1 साल के बाद तो वो शो ने बहुत अच्छी पकड़ पकड़ी थी। मुझे अभी भी याद, हम जस्ट कहीं फंक्शन पे जाते थे या कोई इवेंट्स होता था एज एन इंडस्ट्री का, जहाँ पे फिल्म वाले भी आते थे, उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जितनी हमें दी जाती। मीडिया मतलब ऐसे होता था क्राउड, और वो सारा देखा है हमने वो फेम, बट टच वुड वो कभी लगा भी नहीं ऐसे। और मैं हमेशा से ही अपने डायरेक्टर्स का, मेकर्स का, स्टार प्लस का, मेरे प्रोड्यूसर्स का, मेरे फर्स्ट डायरेक्टर का, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस लायक हमें समझा, आप लोगों ने हमें मौका दिया, इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे, और आज मैं यहाँ बैठ के अनफिल्टर्ड के साथ बात करता हूँ। और आज भी लोग 8 साल हो गए आई थिंक उस अब तो वो शो भाई, वो पहले मुझे लगता था टीवी पे चलता है, फिर यूट्यूब पे चला, फिर स्टार भारत पे चला, फिर स्टार उत्सव पे चला, अब वो इंस्टाग्राम पर चला, रील्स पे चल रहा है, अब वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। अभी तक लोग आपको अहमजी करते हैं। अभी भी जाते हैं लोग, अभी मैं कहीं जाता हूँ भी 4-5 रील तो सिर्फ मेरी अहमजी की बनती है। कल हम आई थिंक रेडियो मिर्ची पे भी गए थे, तो वहाँ की वो लड़की उसने में से 3 रीलें बनवाई। तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि यार हम इस लायक हैं कि लोग आज भी हमें इंडस्ट्री का पार्ट आपको ये तो नहीं फील होता कि मुझे मेरे जो कैरेक्टर था उसके नाम से बुलाया जाता है, या मेरे खुद के नाम से लोग इतना नहीं जानते जितना अहमजी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैं अपना इंट्रोड्यूस ही मोहम्मद नाजिम से करवाता हूँ। बट कभी कोई लगता भी है यार, बट ठीक है, टीवी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। टीवी में आप जब तक जिंदा हो तब तक दिखते हो, तब तक ठीक है। जिस दिन आप टीवी से हटोगे लोग आपको भूल जाएंगे। बट आप अभी तक दिख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात अब मुझे वही तो कह रहा हूँ, बिकॉज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बार बार वो शो चलता है। वो शो के बंद हुए भी 6 साल हो चुके हैं। 2017 में शो बंद हुआ था 17 जून को। जून हाँ 17 जून मेरी जिंदगी बहुत पार्ट है। अब जून है ही ऐसा। आई थिंक जून बहुत अलग जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे भी याद है 13 अप्रैल को हमारा शो शुरू हुआ था 2010 में, 13 अप्रैल को, और 2017 17 जून को ख़त्म हुआ था। तो ये पार्ट है, ये कुछ ज़िंदगी के हिस्से होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में लिखे नहीं जाते, वो बच जाते हैं, मेमोरी में लॉक हो जाते हैं कि जब भी आप करते हो तो एकदम से बाहर आते हो, लोगों को दिखाते हो। बट ये जर्नी ऐसी नहीं है जितनी मैंने इजीली बता दी है। इसमें बहुत सारा बहुत गाली खाई हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों की मिन्नतें की हैं, बहुत लोगों ने गलत राय भी दी है, बहुत लोगों ने बोला भी कि भाई कुछ कर नहीं पाओगे यार, इतनी सारी बॉडी क्या कर पाओगे तुम्हें, फिर बोलते कि तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, फिर बोलते कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। अब मैं इसी में कंफ्यूज हो गया हूँ। इधर आता लोग बोलते हैं यार तुझे पंजाबी आती है, उधर जाता हूँ कि भाई तू हिंदी भी बोलता है, तू पंजाबी भी बोलता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग चाहते क्या होते हैं। हाँ बट टाइम है, बट जो आपके असली वेल विशर होते हैं वो आपके साथ हमेशा लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, आपको प्यार देते हैं। आप गलत कुछ करते हो उसके लिए टोकते भी हैं, रोकते भी हो, गाली भी देते हैं। और जो बाकी कुत्ते बिल्लियाँ आते हैं वो तो चले जाते हैं, क्योंकि राजा राजा ही रहता है। सही बात है। आप एक शो का पार्ट थे इतने लंबे टाइम तक, है ना? आपकी ऑन सेट केमिस्ट्री कैसी थी? अभी भी बात होती है आपकी उन सबसे? अभी कल ही रेडियो मिर्ची पे मैं जिया को मुर्गा बनाने वाला था। ओके। तो उसने पहले फ़ोन नहीं किया, उठाया, फिर उसका फ़ोन आया, फिर हमने नहीं उठाया, फिर उसका मैसेज आया कि आई एम इन जुम्बा क्लास, मैं 1 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी। तो फिर रात को मैंने जो हमारी फिल्म की अदिति हीरोइन है उसके सामने मुझे फ़ोन आया, फिर मैं उसको बताया कि यार हम लोग ना तुझे ऐसे मुर्गा बनाने वाले थे। कि अच्छा तू अभी मुर्गा ही बनाएगा मुझे। भाई सबसे ही बात होती है। मेरी सबसे बात होती है अभी। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑन सेट
नहीं बनती, बट तुम्हें दिखाना पड़ता है ऐसे कैमरे के आगे कि नहीं, हाँ, जो बहुत लोग बॉन्डिंग दिखानी है वो तो दिखानी पड़ती है। टचवुड ऐसा आपके साथ मेरे था कभी ऐसा मेरे साथ हमारे साथ हुआ है। मेरे और देबुलीना का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था एक बार। ओके। तो ऐसे कुछ बात थी तो मैंने उसको गाली वाली दे दी थी, तो बात नहीं हुई फिर। बट हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी और ऑफ स्क्रीन हम लोग बात ही नहीं करते थे। हमने 1 साल तक 6-8 महीने तक बात ही नहीं की आपस में, हेलो है भी नहीं बोलते, सिर्फ सेट पे आते थे, अच्छा ये सीन करना, हाँ चल ठीक है। फिर क्या होता है, गिव एंड टेक वाला होता है, ये अच्छा करेगा साला अपना तो मैं भी अच्छा करके दिखाती हूँ, तो फिर हम वो अच्छा करने के चक्कर में, हाँ कॉम्पिटिशन, हेल्थी कॉम्पिटिशन हो गया था। उसमें चीज़ ये होगी आपस में तो हम बात ही करते, उसमें ज़्यादा क्या होता था ना, क्योंकि जब हमें सीन मिलता है तो हम क्या होता है सीन बढ़ते हैं, आपस में लाइंस करते हैं, फिर हम गप्पे मारने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टर उधर बोलता है भाई थोड़ा सीरियस हो जाए यार, तुझे अभी बोलना है इसको, तुझे इससे लड़ना है, तुझे इसको ऐसे बोलना है। अरे बोल देंगे ना यार, लेकिन जब आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मुझे इससे बात करनी है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपना सीन ही पढ़ता रहूँगा। और जितनी बार आप सीन रीड करोगे आप उतना ज़्यादा अपने कैरेक्टर में घुसोगे। तो वो एक चीज़ बेस्ट होती थी हमारी। फिर 1 साल बाद हमने आपस में बात शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऐसी बदतमीजी या मैंने आउट ऑफ द वे जाके या कोई ऐसी लाइन क्रॉस करके उसको डिसरिस्पेक्ट किया हो। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे घर पे मेरी 4 बहनें हैं यार, एटलीस्ट वो देखती हैं, और ऐसा मैंने कभी कोई हरकत एज ए लड़की जो मैं हूँ, मतलब मैं अगर उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा हूँ ना तो वो सामने ही है, मैं जो करता हूँ वो सामने है, मैं बैक ऑफ द कैमरा जाके नहीं कुछ करूँगा या बिचिंग नहीं करूँगा आपकी, मैं जो बोलूँ आपको सामने बोलूँ। आप ऐसे ही हमें बनाई ऐसे गया है वहाँ पे कि भाई ये इंडस्ट्री क्या होती है ना, इंडस्ट्री के पार्ट हो आप। अगर आप इंडस्ट्री की बुराइयाँ करोगे ना तो लोग सबसे पहले आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि आप इस फैमिली का हिस्सा हो। आपको 1 साल नहीं या 2 साल नहीं, आपने कितने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो। सो जो भी आप बातें सुनो, जो भी आप देखो, जितना हो सके उसको दिल में समाओ, या हो सकता है अवॉइड करो। आप बहुत कोई ऐसी आपके सामने कोई बात चले या कोई ऐसी बात हो तो आप वहाँ पे मतलब अपना ओपिनियन दिखाओ, ना कि किसी को डिफेंड करो या किसी को गलत ठहराओ। 2017 में जब ये शो बंद हुआ हमारा 2017 में, एक शो आता था, शो आने वाला था सलमान खान का, गामा द रेसलर। तो मुकेश छाबड़ा, यू नो हिम, अगर इंडस्ट्री को बहुत लोग जानते हो, ही इज़ द बिगेस्ट नेम ऑफ। तो उनके वहाँ कास्टिंग हो रही थी मुकेश छाबड़ा के कि सुहेल खान इज़ अ मेन हीरो, और सुहेल खान का एक भाई चाहिए हमें, इमाम बख्श। गामा जो है वो सुहेल खान प्ले करेंगे, इमाम बख्श जो है वो सुहेल खान का भाई प्ले करेगा। तो उसके लिए हमें जिसकी अच्छी खासी बॉडी हो, अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो, दिखे अपने हमें, थोड़ा रफ एंड टफ भी हो, और नाम हो उस बंदे का, मतलब उनको चाहिए नॉन फेस। तो ये जो शो बना, मुझे अभी भी याद है, ये पुनीत सर जो हैं, पुनीत सर वो शो कर रहे थे, ये वाला ये बना रहे थे। और पुनीत सर मेरी ज़िंदगी के पहले वो इंसान है जिन्होंने मुझे चंडीगढ़ 2005 में ये बोला कि नाजिम तू यहाँ चंडीगढ़ में क्या कर रहा है भाई, तू बॉम्बे जा, वहाँ जाके ग्लैमर में इंडस्ट्री ज्वाइन कर, तेरे जैसे लड़कों की ज़रूरत है वहाँ पे, डोंट वेस्ट योर एनर्जी और टाइम, वहाँ जा। ये पहले इंसान है, और ये तब बात हुई थी 2005 में, और ये बात मैं बता रहा हूँ 2017 की, है ना। तो ये कास्टिंग हुई, तो मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे सर के वहाँ से फ़ोन आया कि पुनीत सर आपसे मिलना चाहते हैं और आप आके मिल लीजिए। और मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा शो बंद हुआ था, मेरी बहन की शादी होकर हटी थी अभी। मैं वापस गया तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे पुनीत सर पहचान लेंगे या वही कहेंगे। एंड हैट्स ऑफ पुनीत सर, सीरियसली। मैं जब गया वहाँ पे, वैसे ही उन्होंने मुझे कहा नाजिम मेरे बेटे कम हग मी, और मुझे अभी याद है उन्होंने मुझे गले लगाया, उतना ही प्यार दिया। ओ आई एम सो, मतलब कि चीज़ें ऐसी होती है कि ज़िंदगी जुड़ी रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि नाजिम मैं शो बना रहा हूँ ये ऐसे ऐसे, और मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तुझे बोला भी तो। मुझे जैसी तेरी फ़ोटो आई, जैसी तरह ऑडिशन आया, मुझे लगा ये है वो लड़का साला जो काम करेगा, इसको ही इज़ अ पैशनेट, मुझे ऐसे ही चाहिए। क्योंकि गामा जो था वो बहुत बड़ा रेसलर था, वो उसका जो छोटा भाई था इमाम बख्श, वो राम और लक्ष्मण थे। उसका ऐसा होता कि मेरे भाई से अगर तुमने लड़ना है ना, पहले छोटे से लड़ो भाई। अगर मेरे भाई पे सूरज किरण पड़ेगी ना तो पहले छोटे पे आएगी, फिर बड़े पे जाएगी। ये जो डायलॉग थी, लाइन थी ना, वो मैंने अपने अंदर संभाली थी।
और जब ऑडिशन दिया तो उसने ऐसे ही किया था, तो मुझे फिर वहाँ पे जो पुनीत सर को असिस्ट कर रहे थे, सत्यजीत पुरी जी, ये पुनीत सर और सत्यजीत पुरी, दिस इज़ अ फैमिली रिलेशन। ये पुनीत सर सत्यजीत सर के बहनोई हैं। ओके। सत्यजीत सर की बहन जो है पुनीत सर की वाइफ है, तो वो उनके साथ सत्यजीत सर आपकी मूवी के डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हमारी फिल्म, हाँ। तो उन्होंने मुझे पहले वहाँ देखा, मुझे कहता हाँ पुनीत ये है लड़का वो। तो कहते यार मैं इसके लुक बनाता हूँ पुनीत। मुझे उन्होंने बोला कि यार तू नाज़िम एक तो दाढ़ी सारी कट कर दे, सारी जीरो कर दे, क्लीन शेव, और हम मूछें रखेंगे तेरी, और बाद जो अभी जो मेरे बाल है इससे भी जीरो, मतलब जो रेसलर की लुक होती है जैसे सलमान की थी सुल्तान में, तो वो लुक बनाएंगे हम तेरी। उन्होंने भाई वहीं खड़े खड़े मेरी शेव करवाया मुझे, सारा ही बाल कट किए, और देखने के बाद कहते हैं दिस इज़ द गाय, राइट गाय, ये जो काम करेगा। तो मुझे अभी भी याद है, फिर वो उन्होंने मेरी लुक बनाई, तो वो सर होने के बाद तो ये जब फिल्म वो शो हमने 10 के एपिसोड किए थे हमने उसके, वो शो स्क्रैप हो गया, वो बने ही नहीं शो। ओके। उसके बाद मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, बिकॉज उस चक्कर में मैंने बहुत सारे रिलेशन अपने स्पाइस किए, बहुत सारे लोगों से लड़ा, मैंने शो नहीं किए, मैं बैठा रहा, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ऑफर हुई, बिकॉज मुझे था कि नहीं मैं गामा तो रेसल कर रहा हूँ भाई, मैं गामा क्योंकि यार 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद सलमान खान के साथ मेरी फोटो आ जाती थी कि सलमान खान प्रोडक्शन हाउस गामा द रेसलर बना रहा है, उसमें सोहेल खान इज अ प्लेइंग अ मेन लीड एंड सेकंड लीड मोहम्मद नाजिर। तो जो नाम आता था बॉम्बे जैसे अखबार में, आपको होता है ना कैसे प्राउड फील करते हैं, तो वो था मेरा। तो वो नहीं बना, 2 साल मेरे ऐसे ही चले गए, चलो वो XYZ चीज़ें जो भी टैक्स चली वो चीज़ें। फिर ये जो अगर मूवी की बात करें, मूवी में तो ऐसा था, सत्य सर जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उनको एक चाहिए था नॉन फेस टीवी का, और इस फिल्म का जो हमारा राइटर है गोपी सिद्धू, वो कहीं मिला होगा उनको सत्यजीत पुरी को, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे करके यार एक लड़का चाहिए जो इज़ लाइक अ एंटी हीरो, इज़ नॉट लाइक अ विलन ना लगे, वो एक तो हीरो दिखना चाहिए मुझे। आपने एक इंटरव्यू में बोला था स्टार नेगेटिव। हाँ, स्टड हो पूरा, स्टार हो अपने आप में, और नॉन फेस हो यार, फर्स्ट चॉइस हमारी नॉन फेस हो। तो गोपी कहते जी मेरे दोस्त है जी, नाजिम भाई है मेरे, मैं दिखा देता हूँ। तो पहले उसने अपने चाचे से बात की, गामे से, गामा इज सो क्लोज टू मी, है ना, काफ़ी बड़ा नाम है गामा सिद्धू का भी इंडस्ट्री में, वो राइटर हैं, गाने लिखते हैं जी। तो उसका भतीजा है गोपी सिद्धू, जिसने हमारी फिल्म के गाने लिखे सारे। तो जैसे ही उसने कहा था यार मैं नाम तो सुना हुआ है सत्यजीत सर, कहते यार दिखा जरा फोटो मुझे, जैसे उन्होंने मेरी फोटो कहते हाँ इसको बुला तू, अभी बुला। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो वहाँ पे सत्य सर और उनकी बेटी अवंतिका वहाँ थे, उन्होंने मुझे देखा, तो मैं देखी पहचान के, तो मुझे ही पता था सत्यजीत सर बुला रहे हैं। तो मैं गया जब मिलने उनको, तो उन्होंने देखा मुझे, देखने के बाद कहते मुझे तू ही चाहिए था, यही था हमारा। और मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली, हमारे पास नंबर नहीं था, बिकॉज तू मुझे पुलिस के थ्रू मिला था। अच्छा, उनको याद था। हाँ उनको याद था, बिकॉज उन्होंने मेरी सारी जो लुक बनाई थी गामा रेसल में, वो सारे वही थे। तो करने के बाद फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनने के बाद जब मैंने देखा कि स्टोरी में मेरे लायक है ये चीज़ वाकई में, और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि नाज़िम मैं तुझे ऐसा कुछ डीमोटिवेट नहीं करूँगा फिल्म को लेके, बिकॉज तेरी अपनी एक पहचान है यार, है ना, और मैं चाहता हूँ कि तेरी ऑडियंस जो बनी है वो ऐसे टूटे ना तुझसे, या कि तेरे फैन जो तुझसे वो देखें ना उस तरीके से देखें कि इज़ जस्ट अ कैरेक्टर और नथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट अ पर्सनल। तो उसमें ऐसा भी नहीं है विलन वाला है, इट्स अ ग्रे शेड है, जो हीरो भी है, लेकिन जब टाइम आता है तो विलन भी बनता है। अभी मेरे बराबर कुछ नहीं आना चाहिए यार, लव एंड वॉर में कुछ नहीं होता भाई, फिर लड़ाई होती है, फिर वो कोई गरीब हो अमीर हो वो कुछ नहीं देखता। तो मैं कही ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद जब देखा फिर बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने स्टोरी सुनी उनकी, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं स्क्रिप्ट एक बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से, जब मुझे लगेगा कि अगर हाँ ये वाकई मेरे लायक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हीरो है, क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा हीरो के तौर पर देखा है। मैं अगर कहीं पे भी जाता हूँ, हमें ये नहीं बोलते लोग कि ये सेकंड रोल कर रहे हो आप, ये रोल है, ये सर शो हो रहा है उसमें लीड है, प्लीज काम एक बार ऑफिस आकर मिल लो। वो एक ऑरा बना, हाँ ऑरा बन चुका, और इतने सालों का बना हुआ, 10-15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कभी नहीं बोला गया कभी हाँ वेब शो के लिए कि वो फिल्म स्टार है तो आपको एक रोल है, करोगे आप, तो अगर आपका मन है तो कर लेते, नहीं तो नहीं से। तो मैं कहा ठीक है जी, मैंने पढ़ा वो, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो नाजिम है,
ओके पर नाजिम को इसमें कुछ चीज़ें वो कहते हैं मोतियों की तरह फिरौनी है, हाँ वो चीज़ें लेके आनी है, बिकॉज ये आउट ऑफ द वे जाके कैरेक्टर है तेरे लिए। एक तो वो स्टार है, स्टार के साथ साथ सुपरस्टार है, सुपरस्टार के साथ साथ वो रैपर है, रैपर के साथ साथ वो कमीना भी है, कमीने के साथ साथ वो एक ऐसा इंसान है कि उसको जेलस फैक्टर बहुत है। ओके वो जेलस फैक्टर वो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। और वो लोग जो आते हैं उनको तो वो कुछ समझते नहीं है। कहता है कि आउट, ओके मैं देख लूँगा, तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। वो मतलब लोगों का फ़ायदा लेता है, गिवन। वो एक होता है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे बंदा मिल गया कि यार इसको यूज़ एंड थ्रो कैसे किया जाता है, उसमें वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, वो लोगों को दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। हाँ दिखनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे शेड है, इसलिए इसको ग्रे शेड बोला जाए, इट्स नॉट लाइक अ नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर, नहीं, हाँ ये ग्रे शेड है। तो और जब मैं ये बनाऊंगा, जो मैंने तुझे सुनाया है मैं ऐसे ही बनाऊंगा। और इसकी जो बहुत बार होता है कि सुनाने में और बनाने में सुनाने में और बनाने में लोग बहुत कुछ कर देते बहुत हैं, कुछ कर जाते हैं। है ना। और यार मेरे अंदर ना बहुत चुल मच रही है कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई इंटरव्यू दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं मैं बता वैसे ही Unfiltered। मेरे अंदर वो कीड़े आ रहे हैं अंदर। वो सिमर बैठी है सामने हंस रही है अभी, कैसे कितने इजीली होके बैठा है ये आज। हाय ठीक है शैतान रुक जा। अच्छा तो ये जब मैंने सुना तो मैं ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि नाज़िम ये जो हम लड़ाई भी करवाए ना, फाइट भी करवाए, ऐसा नहीं कि तुझे हीरो मारी जा रहा है। हाँ 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 हीरो के साथ जब वो दूसरा सुपरस्टार लड़ेगा ना, वो लगना चाहिए कि लगना चाहिए। हीरो बराबर की स्टार की टक्कर लड़ाई। है, इवन आप पोस्टर में देखोगे ना, देखा तो पोस्टर में कंपटीशन दिख रहा दिख रहा है वो। है ना, वो दिखना चाहिए। मतलब वो ऐसा ही है बस वो। और फिल्म में आप यकीन नहीं करो, ये फिल्म का सबसे बढ़िया पार्ट क्या है ना, इस फिल्म में मैंने और यूवी ने आपस में कोई सीन ही नहीं किया हमने। क्यों? ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, कोई सीन नहीं है साथ में? रियली? नॉट इवन सिंगल सीन। स्ट्रेंज। सीरियसली यही तो एक है चीज़। मैं मतलब मैं पहले सोचता था सारा मुझे ये सीन, अब ये सीन है अगर हम कर लें, कहते अगर उसके सामने तो वो तो स्टार है ना, तो मरवा देगा यार उसे। तेरे पास पुलिस है, लोग हैं, फैंस हैं। एक तो मैं अगर मैं सिक्योरिटी वाले से लड़ूंगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मैं मरवा दूंगा ना उसे। मैं अपने गुंडे भेज दूँ ना, मैं पुलिस भेज दूँ, पीछे उठा लो इसको। फिर तू उसकी क्यों सुन, तू ऑलरेडी स्टार है यार तेरे पे। और कंट्रोवर्सी होती है स्टार्स की, यार ये गाले चुराता है, ये करता है, वो करता है, वो सब होती है, लेकिन स्टार तो स्टार है ना यार। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इतना स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग तुझे बनना पड़ेगा भाई, उसके लिए तुझे ये नहीं आई है भाई, एंड में दिखाएंगे। और वो एक चीज़ और, उसकी सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब हमने ये फाइट सीन भी सीक्वेंस भी शूट किया ना, उस सीक्वेंस में सर ने जो फाइट सीन्स देखे, वो फाइट सीन्स देखने के बाद सर ने बोला कि यार ये फाइट वो फाइट नहीं है जो मैंने सोची थी, ये वो फाइट नहीं है जो मैंने सोची थी, इसमें कमी है कुछ। उन्होंने दोबारा बॉम्बे में फाइट सीन दोबारा से रीशूट किया पूरा। ओके। मतलब जो फाइट्स की हुई थी वो तो रखी और दोबारा एक्स्ट्रा फाइट करवाई उन्होंने। ओके। एक और सीन ऐड किया कि नहीं इतनी फाइट नहीं चाहिए मुझे, मेरे विजन के हिसाब से और फाइट चाहिए मुझे। ओके। तो वो सारी चीज़ें हुई तब जाके, मतलब सत्या सर ने जो टचवुड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने उनके साथ काम किया, मुझे इतने जीनियस इंसान के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उनका अपना एक जो वर्क प्रोफाइल है बहुत बड़ा है ना। हम लोग जब इतने से थे तब वो इतने से काम कर रहे थे, फूलों का, तारों का। उसके बाद उन्होंने गोविंदे के साथ कितनी फिल्में की हैं, शोला, शबनम, डकैत, सनी देओल के साथ, और फिर और कितने धर्मेंद्र के साथ की उन्होंने फिल्में, इवन किशोर दा के साथ भी फिल्में की उन्होंने, अशोक कुमार के साथ, अशोक दा के साथ भी उन्होंने काम किया। बस जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, उसका अपना विजन कैसा होगा, ही इज़ अ वेरी क्लियर स्टेट एंड वेरी क्लियर कि यार नहीं भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं करना मुझे, ये चीज़ है, नाजिम ऐसे ही करेगा, नाजिम ऐसे ही बोलना है, नाजिम ऐसे ही करना है, नाजिम इतना ही देखना है, मुझे एक्स्ट्रा करवाना नहीं है, मुझे टीवी नहीं दिखना, मुझे टीवी नहीं दिखना, मुझे ये चाहिए। मैंने भी उनको पहले दिन से बोला हुआ था, सर मैं सेट पे आऊँगा सिंग लगा के, और आपने मुझे बस टीवी वाली एक्टिंग करवानी, कहते वो बहन करवानी नहीं है तुझसे, वो चाहिए नहीं, हमें इस तरीके से चाहिए, हम यही बनाएंगे, ये बनेगा तो ही लोगों को दिखा, बिकॉज मेरा विजन अलग है भाई, हम लोग गंद नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो इतने बड़े एक्टर्स हैं, उनके फादर एक्टर रहे हैं, मदर एक्टर रहे हैं,
फिर वो खुद एक्टर, फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड है पूरा, पूरा है ना। तो उनका अपने एक विजन जो डे वन से उन्होंने सोचा उन्होंने वैसे ही किया, और आपको वही देखने को मिलेगी मुंडा रॉकस्टार 12 जनवरी को। मजा आएगा 12 जनवरी हाँ को, बहुत मजा आएगा सच में। लग रहा है मुझे आपकी बातें सुन के, जितना आप बता रहे हैं मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना मतलब इतना क्लासी सा होकर कैसे बैठ सकता मत बैठो मैं क्या करूँ, फिर नाचने लग जाऊँ? नहीं नाचने नहीं, आपको क्लास ही लग रहा है, मत बोलो क्लास। नहीं यार, अच्छा लगना चाहिए कभी कभी यार, इंटरव्यू चल रही है हमारी। ठीक है। लोगों को आपने मुंबई में भी काम किया है ना, आपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम किया, आपको दोनों इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस लगता है? यार बॉम्बे इंडस्ट्री का तो ऐसा है कि बॉम्बे इंडस्ट्री का देखा जाए तो बॉम्बे इंडस्ट्री में काम करने का बहुत अलग मज़ा है। कैसे मतलब? मज़ा ऐसा है कि आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो, आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि लोग आपको कैसे कैसे मिलते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो, है ना। आप अपने काम को और कैसे पॉलिश कर सकते हो, आप उस लेवल पे कैसे जा सकते हो, आपका फैशन सेंस कैसा है, आपका वे ऑफ टॉक कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बॉम्बे में सीखने को मिली है सच्ची में। और वहाँ पे ऐसा भी है कि इंडस्ट्री में जो कैसा है ना, अगर आप इंडस्ट्री में जुड़े हुए तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे, अगर आप इंडस्ट्री से हट गए ना तो लोग आपको भुला देंगे। इट्स गिव एंड टेक है। अगर आप वही है ना कि अगर मैं फैमिली में रोज़ आता हूँ खाना खाता हूँ तो मुझे याद रखेंगे अरे भाई बहन, और अगर मैं चला गया ना तो मुझे लगता है मेरी माँ छोड़ गया, मेरा बाप छोड़ गया ना, बहन भाई कभी कभी अरे भाई आए नहीं, वो एक दिन पूछे दोनों, फिर तीसरे दिन उनके आ जाएगा ना, खा लेगा अपने आप, लेकिन माँ नहीं भूलती। उसको पता जब तक मेरा बेटा नहीं जाता खाने खाता मुझे सब्र नहीं आएगा। तो वो वहाँ पे वो फील है, और यहाँ पे फील है कि यार मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। आई फील सो प्राउड कि यार हमें भी ऊपर वाले नवाजा कि हम भी पंजाब में बैठ के काम करते हैं, जो हमें चाहिए था। इतने सालों से हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि मैं यार अपनी माँ बोली के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैंस के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग बोले यार हमारा नाम बंदे ने वाकई रोशन किया। क्योंकि जब आप फैमिली में नाम रोशन करते हो तो रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों में करोगे तो शहर वालों को पता चलेगा, जब शहर वालों को पता चलेगा तो स्टेट में बात अपने आप फैलेगी। हाँ। आपने इतना एक लॉन्ग पीरियड आप एक शो का पार्ट रहे हैं, है ना। जब वो शो बंद हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? बुलाते ही नहीं थे जल्दी लोग यार कि ये तो बहुत महंगे एक्टर है यार। अपने आप में काइंड ऑफ हाँ वो भी है कि यार ये तो बहुत महंगे एक्टर हो गए यार, 2-2 लाख रुपए लेंगे भाई, कहाँ से बनेंगे, वही नेट ढूंढो 5-5 हज़ार वाले। तो शुरू में तो ऐसे ही हुआ है। और फिर एक ये भी था कि मैं जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ टचवुड ये साथिया, विद इन मंथ मुझे बिग बॉस की ऑफर आ गई। और विद इन मंथ मुझे गामा द रेसलर इसका ये शो ऑफर हो गया। बिग बॉस तो नहीं गए आप? बिग बॉस नहीं गया बिकॉज उस टाइम पे जून जुलाई अगस्त नवंबर में मेरी बहन की शादी थी। अक्टूबर में मेरी बहन की शादी थी, जो मेरी छोटी वाली है उसकी शादी थी। और ये अक्टूबर में शुरू होता है। फिर उन्होंने बोला कि हम वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा देंगे। मैं वाइल्ड वुड जब जाऊंगा तो अच्छे जाऊँ, बिकॉज बिग बॉस का कैसा है उसके लिए बहुत मेंटली मेंटली बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और आपको पता है कि अगर आप किसी की धज्जी उड़ा रहे हो ना, आपने गाली दे दी तो भाई ये सोच समझ के आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, गाली दे सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आप मार नहीं सकते। हाँ। तो वो कंट्रोल होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी था ना बिग बॉस, यार मैं अभी बिग बॉस क्यों करूँ, मैं अभी तो शो करके हटाऊँ, है ना। तो मैं कौन सा वेला बैठा हूँ भाई, ये भी था। फिर पैसे तो अच्छे दे ही रहे थे, लेकिन मुझे गामा द रेसलर वो शो ऑफर हो गया था, तो उसमें मेरे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे मुझे, पर वो शो नहीं बना। वही है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाँ ये चीज़ है कि मैंने शो खत्म होने के बाद एक चीज़ सीखी है कि भाई कभी अपने जो हार्ड वर्क है उसको कम मत करो, उसको वैसे ही रखो कंटिन्यू, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपने छोड़ दिया कि यार कर लेंगे, ये कर ले नहीं होता, कर लेने के पीछे 4 लोग और बैठे हैं। आपने बोल दिया कर लेंगे, कल आएंगे तो कोई और करके चला जाएगा। बॉम्बे टाइम नहीं देता, क्योंकि आप बॉम्बे में आओ, बॉम्बे ने आपको नहीं किया, या बॉम्बे आपके पास नहीं आके बसा, आप बॉम्बे में आके बसे हो। तो वो एक चीज़ की अहमियत तो है सबके दिलों में। और दूसरी चीज़ है कि इंडस्ट्री ऐसे ही है भाई, आज है कल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फिक्स जॉब।
कि कल भी है, परसों भी, तरसों भी है। आज जो है वो हो सकता है कल ना हो, जो परसों हो सकता है 2 साल बाद ना हो। तो जो कर लिया, जो कमा लिया, उसको संभाल लो, चाहे वो शोहरत हो चाहे दौलत हो। तो अब आपको ऑफर आएगा बिग बॉस से, आप जाएंगे? सच बताऊं, सच बताना। हाँ कसम से, हाँ हाँ कसम से। माँ कसम, माँ कसम। पापा कसम, हाँ हाँ पापा कसम। मुझे हर साल ही ऑफर आती है। फिर जाते क्यों नहीं? बिजी बंदे हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता। बिजी बंदे। नहीं ऐसा भी नहीं है, बिजी के साथ साथ वेले भी होते कभी कभी। 2017 में बताया मैंने कि बहन की शादी थी। उसके बाद शो में दोस्त में 17-18 मतलब ऐसे का भी मैं क्या करूँ भी। फिर मुझे मगर माँ की आग ले यार, ये तो शो बनेगा ही नहीं, पता नहीं कब बनेगा। मेरे तो पैसे खत्म हो रहे हैं भाई, है ना, इतनी अपने पास वो बैकअप नहीं है कि आप 10 साल तक बैठ खा ले। 2-4 प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी तो जाके बैठ सकते हैं आराम से, जो इतनी मेहनत से बनाई है। बट फिर ये 18 में मैंने उड़ान शो आता है कलर्स का, वो पकड़ लिया था। ओके। फिर उड़ान पकड़ने के बाद मुझे मिल गया रूप। फिर वो किया मैंने, रूप मिलने के बाद किया मैंने बेगम बहू। उसमें बेसिक था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, देबोलीना, रश्मि देसाई। वो शो उस साल भी मेरी बहुत मेहनत है की, पर वो होते हैं ना ऊपर वाला मिरेकल दिखाता है। 2019 में मेरी मॉम की डेथ हो गई। हाँ, तो बट मैं उनके पास ही था, वो दिवाली के टाइम था, तो मैं बेगम बहुत छुट्टी लेके हुआ था। क्योंकि मेरी माँ जब भी मुझे फ़ोन करती भी आ जा, मैं चला जाता हूँ। मेरी ईद दिवाली, आज भी ईद दिवाली कोई बड़ा फंक्शन हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ मनाता हूँ पंजाब में। बाकी किसी दोस्त की शादी हो तो मौका मिलता है, अब तो सबकी होएगी ऑलमोस्ट, मैं ही बचा हूँ। एक आधा और बचा होगा। तो सबकी हो चुकी हैं। तो जब भी किसी शादी हो तो मैं निकल जाता हूँ छुट्टी लेके 2-3 दिन की। मुझे फैमिली से बढ़ के या मुझे प्रायोरिटी है फैमिली और दोस्तों से बढ़ के कुछ नहीं दिखता सच में। यही मेरी 2 चीज़ें कमाई हैं। फिर वो 17 में 19 में मॉम अपनी माँ के साथ था, और मैंने ऊपर वाला शुक्रिया अदा किया कि अगर यार मैं इतना, हमने नाम कमा लिया, इतना सब कुछ कर लिया लाइफ में, सब कुछ हो गया, अगर मैं अपनी माँ के पास लास्ट टाइम पे ना होता और मैं बिग बॉस में होता और लास्ट टाइम अपनी माँ के साथ ना होता, और फिर मैं सीधा जनाजे पे आ जाता छुट्टी ले, जो भी जैसा भी होता, या वो भी ना मुझे मिलता। सो मैंने ज़िंदगी में क्या ही कमाया। एटलीस्ट मैं उसके साथ था टाइम पे, लास्ट टाइम पे अच्छा खासा था। उनको एकदम अटैक आया, बस कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक थी। फिर 18-19 ये हुआ, 20 में 20 में लॉकडाउन शुरू हो गया, है ना। और 20 में भी मैं डाकू वाला मुंडा 2 वो सारी फाइनल हो गया था मेरा, सब कुछ हो गया था, पैसे वैसे यही मीटिंग कर गया था मोहाली में मैं। और 25 मार्च को वो फिल्म शुरू होनी थी, और मैं 14 मार्च को यहाँ आ गया था। 14 मार्च को मैं यहाँ आया, बात वो तो डायरेक्टर से मुझे कहता है ऐसी बात रखने ना से, हम दाढ़ी वाड़ी कुछ कर लेंगे, लेकिन तू 10 दिन अब यही रहा हमारे साथ। भाई मैं एक दिन घर जाऊँगा, क्या तू होके आ जा घर, फिर तू हमारे साथ रहे यहीं पे। हाँ ठीक है जी। मैं घर गया तो घर से वापस आया, बिकॉज लॉकडाउन हो गया। वो ख़त्म किया। लॉकडाउन के बाद सीधा मुझे साथिया 2 मिल गया। साथिया 2 मिला, उसके बाद लॉकडाउन चल ही रहा था, बीच में 1-2 गाने किए मैंने हिंदी, वो ख़त्म किए, तो ये मुझे मिल गया तेरा मेरा साथ रहे। तेरा मेरा साथ ख़त्म किया तो मुझे फिल्म मिल गई। और इस साल मुझे बिग बॉस करना था, ये लास्ट 4 डेज़ पहले, बिग बॉस शुरू होने से पहले पैसों की बात करने गया था। मुझे पैसों की बात समझ में मुझे नहीं करना यार, मेरा मूड ख़राब हो गया, अब नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तुम लोग 3-4 बार बुला चुके तुम लोग मुझे, अब नहीं। फिर उनसे बात भी हो रही थी, तो कहते यार छोड़ो भी, कोई नहीं। तो उनका भी कुछ ऐसा, वो ईगो पे आ गए, हम भी ईगो पे आ गए, पंजाबी हैं, खून खोल गया, और देखा जो आगे देखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वो हुआ। तो फिर ये भी एक अच्छा हुआ कि इस साल मेरे डैड की डेथ होगी, मॉम डैड दोनों की, है ना, तब मैं उनके साथ ही था, और ये भी दिवाली की बात है। तो सारी चीज़ें ये बहुत ऊपर वरना एकदम लिखी हुई हर इंसान की, मुझे लगता है। और अब मैं बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा, बहुत पेशेंस आ गई है कि इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, फेक बनना नहीं अच्छा लगता, फेक लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता मुझे। अगर मुझे लगता है, मैं सच में रोज़ सुबह उठ के ना मैं ये अपने आप में ये सोचता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ कि यार मैंने कल क्या गलती की थी, अब ये इस गलती को मैं कैसे सुधारूँ। कितनी बार अपने आप को गालियाँ दे देंगे, कितनी बार कसमें खा लेंगे ऊपर वाले कि नहीं अल्लाह की कसम अब नहीं करूँगा। बट मुझे लगता है कि जितना आप प्योर रहोगे ना, आप अपनी चीज़ों में और उतना ही अच्छा करते जाओगे। आप ये डिसाइड मत करो मैं ये करूँ मैं वो करूँगा, डिसाइड वो करेगा आपका।
सारा। आप अपनी मेहनत करो, दैट्स इट। आपको अपने आप पे अगर कॉन्फिडेंस हो, आप कॉन्फिडेंट हो आप अगर कि मैं ये करूँ, आपको आप पे यकीन और विश्वास है, तो फिर आपको वो देख रहा है। बाकी आपकी माँ बाप, आपके भाई बहन सब आपके लिए दुआएं करते हैं, दोस्त आपकी दुआएं करते हैं, और सबसे बड़े आपके वेल विशर होते हैं आपके फैंस। अहम जी ठीक हो, अहम जी मीटिंग कब थी, अहम जी लैपटॉप दो दिया, अहम जी गोभी आ गई, अहम जी चाय पी लो। वो मैं मैसेज भी पढ़ता हूँ कल भी। ये भी पूछना था आपसे कि इंटरनेट पे अप्रिसिएशन के साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत होती है, तो आप तो बहुत, मेरे को पता है, यू आर द राइट पर्सन जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप कैसे डील करते हो उसके मैं पढ़ते नहीं हूँ मैसेज। नहीं पढ़ते, पर मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे सबसे हाँ, मुझे भी पैसे आते हैं, कहते हैं भाई अहम की फोटो छोड़, तो नीचे कमेंट पढ़, बहुत इंटरटेन होगा। बहुत और मैं वो पढ़ता हूँ, मैं ऐसा क्या पढ़ते हूँ, मैं नीचे देखता हूँ, मैं अच्छा एक ही चीज, अहम जी लैपटॉप, अहम जी ग्रीन टी, अहम जी गोपी देख रही है, अहम जी आपकी माँ देख रही है, अहम जी गोपी कोकिला क्या सोचेगी, अहम जी वो क्या सोचेगा, वो सब ठीक है। बट वो उस बीच में जब वो रिलीजन को लिखते हैं ना या पेरेंट्स को लिखता है, मुझे वो थोड़ा सा बैड फील होता है। और वो भी कैसे, और कुछ फैंस ऐसे हैं, सच बता रहा हूँ मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, वो बाकी का पता नहीं मुझे, और कुछ का मैं मैसेज अभी कल ही कि अब अभी हम फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले मुझे हमारे इस मैसेज है कि गोपी देखी तो वो क्या सोचेगी, माँ गोपी को आप देखो, मैं इसको देख लेता हूँ। पढ़ा था मैंने वो, हाँ। तो कुछ मैंस होते हैं, लेकिन कुछ मैंस ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज का स्पेशल बोल के, नहीं भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, सच में हम आपको सिर्फ इसलिए पोक करते हैं कि आप ना सलाह में रिप्लाई नहीं देते हो यार। पर आपने एक चीज नोट की है, आपको जितना मर्जी ट्रोल कर ले, पर आपके कभी भी कमेंट्स में अहम जी लगाना नहीं भूलते। अहम जी वो प्यार देते हैं। मैंने बहुत बार सोचा है, मुझे देना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत चीज़ों का ना अब सीखते हैं हम रोज़। ये जो यंगस्टर है ये क्या लिखते हैं, या दूसरे लोग क्या लिखते हैं, या बाहर के लोग क्या लिखते हैं, वो सब सीखी जाती हैं और मज़ा आता है वो, उसमें ये भी सीखने को मिलता है यार। और वो कई बार मैं कहते हम यार आपको कितना पोक करें, आपके अंदर कितनी पेशेंस है भाई, भाई कितनी पेशेंस। वो जब भाई बोलते ना, ओहो, आई थिंक मुझे लगता है 45 मिनट से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ जी, कि मेरे यार एक रैपिड फायर चार्ज पिलाओ यार, मेरे कॉफी की दुकान, सॉरी यार, कॉफी भी पिला दो भरा। आ देख देखी चलता है करके, नहाया तू भी नहीं नहाया, मैं भी नहीं का भरावा, इकट्ठे नहा लांगे। रैपिड फायर की रैप, अच्छा चलो रैपिड फायर। फटाफट छोटा सा, सीरियल और मूवीज? बोथ। बोथ, यू हैव टू चूज वन। आई थिंक फिल्म अगर हिंदी होगी बड़ी वाली तो फर्स्ट फिल्म, तो अगर टीवी उसके बाद फिर फिल्म टीवी, और अगर पंजाबी फिल्म मेरी तो डेफिनेटली पंजाबी फिल्म, पंजाबी अगर मेरे लायक होगी। गोपी और कोकिला? ऑलवेज मदर, बीवी तो मिलती रहती हैं। ओके, ठीक है। ग्रीन टी और मीटिंग, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? आई हेट बोथ ऑफ दिस, रियली? कसम से, ना मीटिंग ना ग्रीन टी, आई लव ब्लैक टी। ओके, ठीक है। योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर, फियर्स, सबसे बड़ा डर? ये जो दो लोग मेरी ज़िंदगी चले गए ना, हाँ। ये बहुत बड़ा डर था, बिकॉज आफ्टर मदर ना, मदर के जाने के बाद मैं कभी अपने बेडरूम में जाके नहीं सोया जब मैं लेको ले आता हूँ। डैड ना ड्राइंग रूम में ना उनका दीवार रखा हुआ है, जैसे होता है चौधरी साहब बैठे हैं। चलो खैर, ऊपर जन्नत जी अब तो वो पीठ बैठते थे वहीं, उनको मिलने आते, सोफे लगे हुए हमारे ड्राइंग रूम में, 3 इधर लगे हुए, 3 इधर, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है, जैसे पंजाबी घर होते हैं। तो बैठते सबसे ऐसे ही बैठ के, ऐसे उनको आदत ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ के फिर ऐसे ना हाथ में सिगरेट होती थी, चाय पड़ी होती थी उनकी, और ऐसी बात करते, हाँ जी की हाल चाल, और तेरी बुआ नहीं आई, और तेरी खाला ना गल कर लेता, तेरी मासी ना। तो वो जो चीज़ थी ना, मदर के बाद मैं बता रहा हूँ सच में, अम्मी के जाने के बाद मैं कभी भी जाके बेडरूम में नहीं सोया। जो सोफे लगे हुए हैं ना, मैं 4 साल से वो सोफों पे सो रहा हूँ। Oh my God. और मैं रात को उठ के अपने फादर को देखता था कि यार ये भी, खैर चलो खैर, सॉरी। नहीं, इट्स ओके, यू आर मेकिंग मी इमोशनल एज वेल। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है। योर फेवरेट टीवी शो? साथ निभाना साथिया। साथ निभाना साथिया। थैंक यू सो मच नाजिम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मुंडा रॉकस्टार। थैंक यू सो मच जी, बस देखने जरूर जाना मुंडा रॉकस्टार 12 जनवरी को, अनफिल्टर्ड वालों जरूर जाना, नहीं फिर विद मौलिना सोदी के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।